जय भारत बच्चा लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने जब वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, टाइम स्पेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो सारे क्वेश्चन हमने किए ना। मैंने तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में भी थोड़ा बताया, क्लियर, और हमने उसको डिस्कस भी किया थोड़ा, क्या हमने जितना था सब डिस्कस किया ना एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। अब आज के लेक्चर में हम ऐसे पार्ट से स्टार्ट करेंगे जहां पे वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होंगे एक दूसरे के, तो क्या होगा। तो ये तुम्हारा सेकंड केस स्टार्ट हुआ है ना। फर्स्ट केस क्या था, व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट केस में आते हैं हम अपने ना, जब वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होगा, है ना, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट एन एंगल टू द फील्ड, क्लियर। तो तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारा टोटल वेलोसिटी वेक्टर है ना, मैंने पार्टिकल को पॉजिटिवली चार्ज माना, ये टोटल वेलोसिटी वेक्टर है। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक v sin थीटा, एक v cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ द मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, यहाँ पे थीटा हम किसे ले रहे हैं, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो तुम्हारा v sin थीटा है ना, इसे हम v परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। मतलब ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। और ये जो v cos थीटा है ना, इसे हम v पैरेलल भी बोलते हैं। मतलब ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। अब दोनों को इंडिपेंडेंटली देखेंगे हम, जैसे हम मोशन इन अ प्लेन में करते थे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरह से मोशन हो रहा है जिसमें कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है ना, तो दोनों को अलग अलग देखेंगे इंडिपेंडेंटली। अभी सबसे पहले v sin थीटा को भूल जाओ, सिर्फ v cos थीटा पे ध्यान दो। क्या v cos थीटा या v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा? नहीं। इसका मतलब टिल अनंत काल तक ये v cos थीटा बदलने वाला नहीं है। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसका x में हमेशा वेलोसिटी कितना रहेगा, v cos थीटा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो क्या हुआ सर, पैरेलल है तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है फोर्स, है ना, और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। अब हो गया v cos थीटा का कंक्लूजन हमने निकाल लिया। ये तुम्हें लिखना होगा कि v cos थीटा के साथ क्या होगा, समझ आया। अब सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं v sin थीटा। मुझे बताओ उस वेलोसिटी कंपोनेंट से क्या होता है जो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, उसी से तो वो सर्कुलर मोशन करता था, है ना। सर्कुलर मोशन वो कब कर रहा था, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से क्या था, परपेंडिकुलर। इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ v परपेंडिकुलर ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। इसका मतलब इसके पास दो तरह के मोशन आ गए, एक v परपेंडिकुलर के कारण सर्कुलर मोशन, है ना, ये जो v परपेंडिकुलर है इसके कारण ये सर्कुलर मोशन तो करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ v पैरेलल से ये आगे भी बढ़ता रहेगा। इसीलिए इसका जो एग्जैक्ट पाथ आएगा वो किस टाइप का आएगा, वो इस टाइप का आएगा। इस पाथ को हम कहते हैं हेलिक्स, है ना। ये स्प्रिंग जैसा ना, तुम्हारे पेन में स्प्रिंग लगा होता है, ये वो हेलिक्स है, समझ आया, ऐसे ऐसे घूम घूम के आगे जाने वाला। तो हमने अभी क्या फाइंड आउट कर लिया, इसका पाथ। अच्छा, ये हेलिक्स कैसा है, ये 2 डायमेंशनल है क्या, ये बोर्ड पर ही है क्या? नहीं, ये 3D है। कैसे देखो, मुझे बताओ, ये v और b, v परपेंडिकुलर और b को देखो, फोर्स का डायरेक्शन निकालो। v ऊपर है, b इधर है, तो v क्रॉस b मैं करूंगा तो इनटू द प्लेन आ रहा है ना। मतलब जो सर्कल में ये घूमने वाला है v, ये चार्ज पार्टिकल, उसका सेंटर बोर्ड के पीछे है। इसका मतलब ये ऐसे यहां से बोर्ड के पीछे जाएगा, आधा सर्कल उधर कंप्लीट करेगा, फिर ऐसे बोर्ड के बाहर निकलेगा, और फिर आधा सर्कल फिर बोर्ड के बाहर और आधा सर्कल बोर्ड के पीछे। तो ये ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन भी करेगा और साथ ही साथ आगे भी बढ़ेगा। तो अगर मैं इसका एक्चुअल पाथ बनाऊं तो क्या होगा कि ये कैसे कैसे आगे जाएगा। मान लो यहां से ये बाहर आया और इस पॉइंट से अंदर चला गया, तो बाकी का पार्ट ये पीछे करेगा, ठीक है। फिर ये आगे आया और फिर ये पीछे चला गया, ठीक है। फिर ये बोर्ड के बाहर आया और फिर ये पीछे चला गया।
इसका मतलब ये पूरा 3D मोशन है। क्लियर? दैट मीन्स इस पार्टिकल का मोशन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स डायरेक्शन में भी है ना। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करूं तो वो एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हो रहा है, वो वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हो रहा है, और वो जेड डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हो रहा है। क्यों? जेड डायरेक्शन किधर ले रहा हूं मैं? बोर्ड से बाहर। तो ऐसे भी हो रहा है, एक्स वाई जेड सब में डिस्प्लेस। क्लियर सभी को? तो ऐसा पाथ वो फॉलो करेगा। एक्स में वो किस स्पीड से चलेगा? वी कॉस थीटा से हमेशा। और सर्कुलर मोशन वो किस स्पीड से करेगा? हमेशा वी साइन थीटा से ही करेगा। क्यों? क्योंकि वी साइन थीटा के परपेंडिकुलर होता है ना फोर्स, तो वी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता, हाँ उसका डायरेक्शन बदलता रहेगा क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये दो पार्ट में मोशन बट गया। जितना मैंने तुम्हें समझाया अच्छे से पॉइंट वाइज लिखोगे अपने वर्ड्स में, और साथ में क्या ऐड करोगे कि v साइन थीटा से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा और v कॉस थीटा से ये x एक्सिस में आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। क्लियर? तो देखो ध्यान से ना, ये है इसका पाथ, कैसा पाथ ये लेगा, है ना। सेम टू सेम यही चीज मैंने तुम्हें बताई। इसमें एक टर्म यहां पे इन्होंने मेंशन किया है जिसको कहते हैं पिच। पिच क्या है? इसको हमें फॉर्मूला भी डिराइव करना है, बट इसका बेसिक मीनिंग समझो। तुमने पिच वर्ड कभी शायद 9-10 के बुक में ना, स्क्रू का पिच होता है ना। स्क्रू, हर स्क्रू, जितने भी तरह के स्क्रू नट बोल्ट होता है ना, सबका अपना अपना पिच होता है। तो पिच का जनरल डेफिनेशन क्या है? ये क्रिकेट वाला पिच नहीं है ना, मैं स्क्रू वाले पिच की बात कर रहा हूं। पिच का जनरल डेफिनेशन क्या है कि जितनी देर में तुम स्क्रू को एक पूरा चक्कर घुमा देते हो, पूरा एक चक्कर मतलब स्क्रू पूरा 360 डिग्री घूम गया, ऐसा 2 पाई हाथ से घुमाते हैं, उतनी देर में स्क्रू कितना अंदर चला गया। अगर तुम उसको टाइट कर रहे हो तो अंदर जाएगा, लूज कर रहे हो तो बाहर आएगा। बट जितनी देर में एक सर्कल, मान लो तुम टाइट कर रहे हो, जितनी देर में तुम एक सर्कल घुमाओगे उतनी देर में वो जितना अंदर चला जाएगा ना, ठीक है, उतने ही टाइम में, जितनी देर में एक सर्कल वो तुमने घुमाया, उस डिस्टेंस को पिच बोला जाता है। यहां पर भी पिच यही है, जितनी देर में ये एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा v साइन थीटा से, उतनी ही देर में x एक्सिस में ये जितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा v cos थीटा की स्पीड से, उस डिस्टेंस को पिच बोला जाएगा। क्योंकि v cos थीटा इज अ कांस्टेंट स्पीड, इसलिए ये पिच पूरे हेलिक्स में कांस्टेंट रहता है। और पिच क्या है? डिस्टेंस है ना, वो क्या होगा? v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम जो एक सर्कल घूमने में लगता है। तो टाइम जो एक सर्कल घूमने में लगता है वो भी हर बार सेम लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम किस पे डिपेंड करता है? 2 पाई m बाई क्यू बी। तो ना m चेंज कर रहा, ना q चेंज कर रहा, ना b चेंज कर रहा, तो एक सर्कल घूमने में टाइम तो उतना ही लगेगा हर बार, और स्पीड भी वही है। मतलब हर बार वो x डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। समझ आई बात? इसलिए पिच कांस्टेंट रहेगा फॉर दिस हेलिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिच पे अपने को पूरा डिस्कशन करना है अच्छे से, तो पिच का हम कैलकुलेशन भी करेंगे अभी आगे चल के, है ना। अब देखो तीनों डेरिवेशन यहां पे ना, रेडियस, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो तुम ध्यान से देखो, सिर्फ रेडियस के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आया है। रेडियस का अब जनरल फॉर्मूला याद रखो तुम। क्या है जनरल फॉर्मूला रेडियस का? m इंटू वी परपेंडिकुलर बाई बी। क्या? m इंटू वी परपेंडिकुलर बाई बी। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि v परपेंडिकुलर ही वो स्पीड है जिससे वो सर्कुलर मोशन करता है, और यहां v परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है? v साइन थीटा। जब वो 90 डिग्री पे एंटर किया था तो v परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी थी? वो पूरी की पूरी v थी, तो mv बाई क्यू बी था। अब v साइन थीटा है तो हम v साइन थीटा बाई क्यू बी। क्लियर? तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, v परपेंडिकुलर। टाइम पीरियड 2 पाई r बाई v परपेंडिकुलर। तो देखो वो वैल्यू फिर से वही आया, 2 पाई m बाई क्यू बी। क्यों? क्योंकि रेडियस में भी साइन थीटा आया, v परपेंडिकुलर में भी साइन थीटा है। टाइम पीरियड फिर से v परपेंडिकुलर से कैलकुलेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि तुमने जो डिस्टेंस लिया 2 पाई r, वो सर्कुलर मोशन का लिया, तो जो स्पीड लोगे वो भी सर्कुलर मोशन वाला लोगे ना। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या है? v साइन थीटा। डिस्टेंस सर्कुलर मोशन का क्या है? 2 पाई r। तो फिर से टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई m बाई क्यू बी। तो उसमें कोई चेंज नहीं, इसलिए फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं। क्लियर? सिर्फ कौन सा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज किया? रेडियस का। तो रेडियस में तुम इन जनरल क्या याद रख लो कि हमेशा v वो यूज करना है mv बाई क्यू बी में जो v परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। v परपेंडिकुलर मतलब किससे परपेंडिकुलर? मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, अब ये पिच
देखो ये पिच का कैलकुलेशन, क्या मुझे कुछ समझाना है तुम्हें? ऊपर क्या लिखा है कुछ भी मत देखो। क्या पिच v पैरेलल इनटू t होगा? बिल्कुल होगा। जितनी देर में वो एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है उतनी देर में कितना आगे बढ़ा, तो टाइम कितना 2 पाई m बाई क्यू बी, और v पैरेलल कितना v cos थीटा। बस v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड कर दो तुम्हें पिच मिल जाएगा। और वो क्या कह रहा है, a1 से a2 एक पिच है, a2 से a3 दूसरा, a3 से a4 तीसरा, तो ये सारे सेम होंगे। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया वो क्यों सेम होंगे। क्लियर? इस केस में पिच, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड है एक्स एक्सिस में उसका, है ना, और हर बार सर्कल कंप्लीट करने में टाइम भी सेम ही लग रहा है। तो ये तुम्हारा पिच का फॉर्मूला, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन याद रखना पिच का जो मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि हमें अपने सिलेबस में एक और टॉपिक पढ़ना है जिसे हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज में पिच का हम फिर से यही डेफिनेशन पढ़ेंगे, और तुम देखोगे कि पिच का मीनिंग वहां भी यही है और यहां भी पिच का मीनिंग सेम टू सेम है। जितनी देर में एक सर्कल घूमता है उतनी देर में लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाता है ना, उसी को हम पिच कहते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी एडवांस लेवल के बहुत अच्छे हैं, हम वो भी करेंगे आज के लेक्चर में ही, बट बेसिक से शुरू करते हैं इसको। ये क्या कह रहा है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल का तुम मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, अब तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा कि वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, बट अब मैं क्या कह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत 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 इंटरेस्टिंग है ये। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें समझ आ गया है तो तुम एच सी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 2 सॉल्व करना इस चैप्टर का, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि कितना शानदार चीज है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि तुमने एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो बताओ उसका जो नेट फोर्स होगा वो यही होगा ना, Q इंटू ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q इंटू वी क्रॉस बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों सेम डायरेक्शन में हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए तुम्हें दोनों को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, है ना। जो तुम्हारा टोटल फोर्स होगा F टोटल, है ना, F जो टोटल होगा वो F इलेक्ट्रिकल प्लस F मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिकल क्या है QE, मैग्नेटिक क्या है QVB, UV क्रॉस P, है ना। तो दोनों का वेक्टर एडिशन करोगे तो तुम्हें नेट फोर्स मिलेगा। इस टोटल सम को हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। ये जो टोटल वेक्टर सम है इसको क्या कहा जाता है, लॉरेंट्ज फोर्स कहा जाता है। समझ आई बात? तो अब इसमें ना हमें अलग अलग पार्ट में इसको केसेस करके पढ़ना है। सबसे पहला केस जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, जब V, E और B तीनों एक ही दिशा में हो, है ना। वो क्या कह रहा है, V, E एंड B आर कोलिनियर, है ना, V, E एंड B आर कोलिनियर। तो ध्यान से देखो क्या होगा, दोनों का असर इंडिपेंडेंटली देखोगे, दोनों का इफेक्ट, असर मतलब दोनों का इफेक्ट ऑन वेलोसिटी वेक्टर। बोलो इस मैग्नेटिक फील्ड का इस वेलोसिटी वेक्टर पे क्या असर होगा, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो V, B के पैरेलल है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस वेलोसिटी वेक्टर पे क्या असर होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका स्पीड ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। अगर Q नेगेटिव है तो क्या होगा, तो इस पे फोर्स पीछे लगेगा, वेलोसिटी आगे है तो उसका स्पीड चेंज कम होता जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, जो क्या कर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा है इसकी, है ना। वो इसकी वेलोसिटी को चेंज करके रखेगा। समझ आया? उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर देगा ये। अगर सेम डायरेक्शन में है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ऑपोजिट में है तो कम होगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसने एक समरी लिखा हुआ है, स्पीड, वेलोसिटी एंड मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑल विल चेंज। क्लियर है ये पॉइंट? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल चेंज विदाउट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एज शोन इन फिगर। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो बढ़ता ही जाएगा ना ये, और आगे की तरफ भागता ही रहेगा, मतलब भागेगा ये हमेशा आगे की तरफ ही, लेकिन बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हाँ, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो फोर्स पीछे लगेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके ये स्लो होगा और फिर पलटी मार के उस ओर भागना चालू कर देगा। समझ आया? ये सब कौन कर रहा है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि V और B के बीच का एंगल कितना था, 0। समझ आई बात? तो ये तुम्हारा पहला केस था, है ना। सेकेंड केस, शानदार केस, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, दोनों कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म है, लेकिन E और B पैरेलल हैं
बट जो वेलोसिटी है वो ई और बी से कुछ एंगल बना रहा है। मतलब पिछले वाले केस से इस बार चेंज क्या हुआ, तुमने ई और बी को उसी डायरेक्शन में छोड़ दिया है ना, ई और बी दोनों उसी डायरेक्शन में है, बट तुमने वेलोसिटी को किसी एंगल पे डाल दिया। क्लियर? अब तुम्हें फिर से कैसे इसको सोचना है, देखो ना, एक तो तुम्हें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट डिवाइड करने पड़ेंगे, एक्स और वाई में। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट एक्स कंपोनेंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट एक्स कंपोनेंट पे, फिर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट वाई कंपोनेंट पे और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट वाई पे और मैग्नेटिक का भी वाई पे। समझ आया? वेलोसिटी के दो कंपोनेंट और दोनों कंपोनेंट पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इफेक्ट देखना होगा हमें। तो कोई बात नहीं, मैं मोशन इन अ प्लेन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि जब एक दिशा में सोचना है तो एक ही दिशा में सोचना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे बताओ इस v cos थीटा के साथ क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसे बढ़ाएगा। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब v cos थीटा पे नेट इफेक्ट क्या पड़ा? v cos थीटा पे नेट इफेक्ट ये पड़ा कि वो बढ़ता चला जाएगा आगे की तरफ। क्लियर? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। समझ आया? v sin थीटा के साथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर होगा v sin थीटा पे? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है उससे, मतलब फोर्स जो होगा वो इस v sin थीटा से परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वो v sin थीटा को चेंज नहीं कर पाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर पड़ेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड उस v sin थीटा के डायरेक्शन को चेंज करेगा, जैसे कि वो करता था। ठीक है, कैसे करता था? वो v sin थीटा के मैग्नीट्यूड को तो चेंज नहीं कर पाएगा, बट वो v sin थीटा से वो क्या करना चालू कर देगा, v नॉट sin थीटा यहाँ लिखा है, वो सर्कुलर मोशन करना चालू कर देगा। तो समझ आ गया v नॉट cos थीटा के साथ क्या होगा, v नॉट sin थीटा के साथ क्या होगा। v नॉट cos थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड कोई असर नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है वो। सेकेंड, जो तुम्हारा v नॉट sin थीटा है उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो उससे 90 डिग्री पर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा वाई डायरेक्शन में। समझ आई बात? मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा उसके साथ? वो उसकी दिशा को चेंज करेगा, वो घुमाएगा उसको। समझ आया सभी को ये? तो v नॉट sin थीटा से वो सर्कुलर मोशन अपना जारी रखेगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, है ना, इसका हम पूरा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। एक चीज तो मुझे पता चल गई कि ये v नॉट sin थीटा से क्या करने वाला है, सर्कुलर मोशन, और v नॉट cos थीटा से ये आगे बढ़ेगा, बट v नॉट cos थीटा की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये हेलिक्स में तो आगे जाएगा, लेकिन ये वाला डिस्टेंस और जो फिर नेक्स्ट आएगा ये वाला डिस्टेंस नेक्स्ट पिच का, वो तीनों अब सेम नहीं होगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा पिच बढ़ता जाएगा। क्यों? पिच क्या था, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के साथ तो कुछ नहीं हुआ, बट v cos थीटा का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है ना, दैट मीन्स पिच क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। समझ आई बात सभी को? तो अब आपने को क्या करना है ना, एक कंक्लूजन हमने, दो चीजें हमने बिल्कुल क्लियरली डिस्कस कर ली जो तुम्हें अपने नोट्स में लिखना है। क्या? कि v cos थीटा के साथ क्या होगा और v sin थीटा के साथ क्या होगा, मतलब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट चीज अपने को क्या डिस्कस किया हमने, कि पिच जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। ये सेकंड हो गया। अब हम थर्ड पार्ट में आ रहे हैं इसी के डिस्कशन के, कि मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सेलरेशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है। समझ आया? ये काम टफ नहीं है। अगर एक बार तुमने पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया तो उसे डिफरेंशिएट करके तुम इजीली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर पे डालते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, x डायरेक्शन में अगर मुझे इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए तो, है ना, दिशा कैसे डिवाइड की गई है, x इस डायरेक्शन में है, y ऊपर की तरफ है और z जो है वो ऐसे बोर्ड से बाहर की तरफ है ना, z एक्सिस। मुझे बताओ एक्सेलरेशन इन x qe बाई m हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इन x क्या होगा, u प्लस at, वेर a कौन सा होगा, x डायरेक्शन वाला, u क्या है x का, v नॉट cos थीटा। ये उतना इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन नहीं है,
क्योंकि इससे हमें ये बस मैंने v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा, हमें क्या करना है, हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, फिर y और z भी चाहिए क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो तीनों से बनेगा ना, x y z से। तो पहले x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोलो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लियर है सभी को, u इंटू टी प्लस किसी भी t टाइम में x डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, x में इनिशियल वेलोसिटी कितना है v नॉट कॉस थीटा, और x में एक्सेलरेशन कितना है q e बाई m। तो हम अभी उसका सिर्फ x में डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो एट एनी टाइम t उसका x कोऑर्डिनेट इतना होगा, समझ आया। अब y और z कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, मान लो मैं इस मोशन को ऐसे देख रहा हूँ, तो ये ऐसे बाहर आ रहा है फिर अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है। तो अब जब मैं इसको यहाँ से देखूंगा ना, तो मुझे ना सिर्फ बार बार एक सर्कल ही दिखाई देगा। ऑब्वियसली वो आगे तो बढ़ रहा है, बट वो आगे बढ़ रहा है मुझे कब पता चलेगा, जब मैं ऐसे करके देखूंगा तो मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बट अगर मैं यहाँ से देखूंगा इसे, तो मुझे वो सिर्फ एक सर्कल ही दिखाई देगा। हाँ, ये बात सही है कि वो सर्कल धीरे धीरे करके मुझसे दूर जाता जाएगा, बट बार बार वो सेम ही सर्कल, रेडियस का सर्कल बनता हुआ दिखेगा मुझे। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, mv साइन थीटा बाई क्यूबी, और वो v साइन थीटा का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, तो वो सेम रेडियस का सर्कल मुझे बनता हुआ दिखेगा। तो अब वो सर्कल किस प्लेन में बन रहा होगा तुम मुझे बताओ, x एक्सिस तो इधर है, तो वो जो सर्कल बन रहा होगा, तो मुझे बताया सर्कल बन रहा है, तो ये ऊपर भी जा रहा है और बोर्ड के बाहर भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है बोर्ड के बाहर भी आ रहा है। x में जो हुआ वो तो हमने यहाँ लिख लिया, मैं x को भूल जाऊंगा, समझ आया। तो ये ऊपर भी जा रहा है बोर्ड के बाहर भी आ रहा है, तो ऊपर है y और बोर्ड के बाहर z, मतलब मुझे ये सर्कल yz प्लेन में दिखाई देगा। क्लियर सभी को, मुझे सर्कल कैसा दिखाई देगा, yz प्लेन में। तो क्या दिखाई देगा मुझे, देखो है ना, मुझे ऐसा कंडीशन दिखाई देगा, ठीक है। ये सर्कल इस तरीके से yz प्लेन में ना, जब मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे ये चीज दिखाई देगी कि इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है, समझ आया। अब मेरा पूरा कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए कि मैं यहाँ से इसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालूं। तो तुम इजीली देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे किया हुआ है, उसने रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर दी फिर से, ठीक है। इसने अभी यहाँ पे कैसे रेडियस कैलकुलेट किया, उसने क्यू वी क्रॉस बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर से किया। तुम चाहो तो डायरेक्ट एम वी बाई क्यू बी से, एम इंटू वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी से भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट आर का फॉर्मूला तुम्हें पता है। उसने क्या किया, क्यू वी क्रॉस बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर से किया, क्लियर। तो रेडियस का फॉर्मूला अपने को मिल गया, ठीक है। अब ये क्या वैल्यू है, ये है ओमेगा। मुझे बताओ वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं कर रहा, वी नॉट साइन थीटा का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, तो ओमेगा क्या होगा, वी परपेंडिकुलर बाई आर। तो ये हमारा ओमेगा का वैल्यू आ गया, है ना। आर की वैल्यू तुमने यहाँ कैलकुलेट की थी, ये तुम्हारा आर का वैल्यू है। तो वी साइन थीटा बाई आर करोगे तो तुम्हें ये किसकी वैल्यू मिलेगी, ओमेगा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये वो एंगुलर वेलोसिटी है जिससे वो yz प्लेन में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल गई, विच इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई f। तो ये एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। तो ध्यान से देखो, अगर t टाइम में पार्टिकल यहाँ पहुंचा है तो ये जितना एंगल घुमा होगा, बीटा जो लिखा है, क्या ये बीटा ओमेगा टी होगा, है ना। t टाइम में वो कितना घुमा होगा, ओमेगा टी, क्लियर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था, ओरिजिन पे, तो t टाइम में वो कितना घूम गया, ओमेगा टी। अब मुझे बताओ इस सर्कल में क्या हम इजीली y और z कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मैं उस सर्कल को बड़ा करके यहाँ बना रहा हूँ, ये हमारा सर्कल है और ये हमारा ओरिजिन है, दिस इज माई z एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस। तो मुझे बताओ अगर पार्टिकल यहाँ पर है और ये एंगल जो सेंटर पे वो एंगल सबटेंड कर रहा है वो अगर बीटा है, बीटा की वैल्यू हमने ओमेगा टी ली, तो मुझे बताओ ये जो हाइट होगा यही मेरा y कोऑर्डिनेट होगा ना, दिस जो मैंने अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस विल बी माई y कोऑर्डिनेट। और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये मेरा z कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि ये ओरिजिन है, दिस इज माई z कोऑर्डिनेट और दिस इज माई y कोऑर्डिनेट। तो ये अगर सर्कल का रेडियस है r, तो ये क्या हो गया, r साइन बीटा हो गया ना, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, r साइन ओमेगा टी, j कैप, क्लियर। x वाला हमने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है ना, ये पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ मैं, तो ये r साइन ओमेगा टी।
अब z कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो z कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाएगा मुझे बताओ, ये लेंथ कैसे निकालेंगे? क्या ये वाला लेंथ r cos ओमेगा t होगा? ये लेंथ कितना होगा? r cos ओमेगा t। तो ये r cos ओमेगा t, तो ये z कितना बचा? यहां से लेके यहां तक रेडियस है ना सर्कल का, तो z कितना बचा? r माइनस आर कॉस ओमेगा टी। तो ये r माइनस आर कॉस ओमेगा टी, ये k कैप। यहाँ माइनस k कैप क्यों लिखा? क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़रूर वो क्या कह रहा होगा कि जो ये तुम्हारा सर्कल करेगा तो ये पहले पीछे जाएगा बोर्ड के और फिर आगे आएगा। समझ आया? अगर ये पहले आगे जाता और फिर पीछे जाता तो z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आता, बट अगर ये पहले पीछे जा रहा है तो शुरू में जो z कोऑर्डिनेट आएगा वो नेगेटिव, क्यों? क्योंकि बोर्ड के पीछे चला गया। और z पॉजिटिव हमने किधर माना था? इस तरफ। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वो ये मान के चल रहा है कि ये सर्कल पहले बोर्ड के पीछे गया है और फिर पीछे से आधा घूम के बाहर निकला है। तो ये तुम्हारा z कोऑर्डिनेट, बस डिफरेंशिएट मारो उसे तो वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट मारो तो एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर? एग्जैक्ट वैल्यूज क्या आ रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे समझना कि जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वो सारा कुछ यहाँ पे काम आ रहा है हमारे। क्लियर सभी को ये चीज़? तो डिफरेंशिएशन करके वैल्यू तुम लोग सब कैलकुलेट करके निकाल सकते हो ना। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा, तो वो जो आर ओमेगा था वो वी नॉट साइन थीटा हो गया, है ना। आर ओमेगा क्या था? वी नॉट साइन थीटा, है ना। आर ओमेगा क्या होता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा है ना उसकी, जिससे वो सर्कल कर रहा है, इसलिए देखो वी नॉट साइन थीटा लिख दिया उसने। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आया होगा वो चीज़, जब तुमने डिफरेंशिएट किया होगा आर कॉस ओमेगा टी को, तो क्या आया होगा डिफरेंशिएशन? आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो देखो फिर से आर ओमेगा साइन ओमेगा टी, सॉरी, है ना। तो आर ओमेगा साइन ओमेगा टी इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो आर ओमेगा की जगह उसने क्या लिख दिया? वी नॉट साइन थीटा। क्लियर? तो ये तुम्हारा टोटल वेलोसिटी वेक्टर हो गया सेकंड स्टेप में। एक बार और डिफरेंशिएट किया तुमने तो एक्सेलरेशन वेक्टर। तुम्हें ये वैल्यूज रटने नहीं है, जो मैंने तुम्हें पॉइंट समझाए वो तुम्हारे समझ में आने चाहिए। एक्स डायरेक्शन में पिच कांस्टेंट क्यों नहीं है? नंबर 1 पॉइंट ये। नंबर 2, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट हमने कैसे लिखा? क्लियर सभी को ये? तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, और अच्छा पार्ट है ना। तो इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस में आ जाओ। यहां पे क्या है? ई, वी और बी तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। क्लियर? वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों पहला केस क्या था? तीनों एक ही डायरेक्शन में थे। दूसरा क्या था? ई और बी एक डायरेक्शन में, बट वी उनसे किसी एंगल पर। ये केस क्या है? ई, वी और बी तीनों पर। उसने वी को देखो एक्स एक्सिस पे लिया, ई को वाई पे और बी को जेड पे। क्लियर? तो यहाँ पे ना इस केस में अपने को एक ही स्पेशल केस इसका ज़्यादा ध्यान रखना है। क्या? तुम ध्यान से देखो, अगर तुम क्यू वी क्रॉस बी करो तो देखो बी बोर्ड के बाहर है, तो वी क्रॉस बी इधर नीचे, मतलब देखो मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स नेगेटिव आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी किधर आया? ऊपर। हम क्या मान के चल रहे हैं कि चार्ज हमारा क्या है? पॉजिटिव। तो तुम देखो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है ये एक दूसरे से क्या आ गया है? ऑपोजिट। क्लियर? तो हमें इसका एक स्पेशल केस ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है फॉर सम वैल्यूज कि Fe और Fm, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इक्वल हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये जो पार्टिकल होगा उस केस में उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0, और वो सीधा ऐसे ही निकल जाएगा। समझ आया? ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब Fe और Fm इक्वल होंगे तब, या फिर Qe इक्वल टू QV भी होगा, या फिर वेलोसिटी E बाई बी होगा। तो तुम क्या याद रख सकते हो कि ऐसा कब होगा? जब तुम पार्टिकल को ऐसी वेलोसिटी दोगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के बराबर हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो पार्टिकल कैसा क्रॉस कर जाएगा? इसको हम कहते हैं अनडिफ्लेक्टेड, कि अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस कर जाएगा। और अनडिफ्लेक्टेड का मतलब सिर्फ यही होता है कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे तुम्हें ये भी याद रखना है कि ये इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 है ना, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं होगा। समझ आया? तो इसको एक यूज है ना, इसको वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर मतलब क्या? जैसे मान लो तुम्हारे पास ना बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, उसमें से तुम्हें
ऐसा चार्ज पार्टिकल चाहिए जो 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ वही वाला चाहिए तुमको, ठीक है, जो सिर्फ कितने से ट्रैवल कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उस रीजन में जिसका की रेशियो 10 के इक्वल है। तो क्या होगा, जितने भी चार्ज पार्टिकल वहां घुसेंगे सबके ऊपर कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगेगा, सिर्फ उसके ऊपर नहीं लगेगा जिसका की वेलोसिटी 10 होगा। क्यों, क्योंकि जिसका वेलोसिटी 10 होगा उसमें E/B की वैल्यू 10 होगी, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होने वाला है, 0। मतलब तुम वैसा सेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो वो चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, जबकि बाकी जो चार्ज पार्टिकल हैं वो कुछ इस रास्ते निकल जाएंगे और हो सकता है कुछ इस रास्ते भी निकल जाए ऐसे, बट 10 मीटर पर सेकेंड वाला एग्जैक्ट सीधा निकलेगा। मतलब जितना तुम E/B की वैल्यू रखोगे उस वेलोसिटी का पार्टिकल स्ट्रेट ट्रैवल करेगा, बाकी सब डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो तुम्हें अपना पार्टिकल मिल गया ना, मान लो 1000 पार्टिकल जा रहे हैं, उसमें से तुम्हें एक पार्टिकल खोजना है जो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। कैसे खोजोगे, ऐसे ही खोजोगे, E/B वहाँ पे ऐसा लगाओगे जो उस वेलोसिटी के इक्वल हो जितने का वेलोसिटी का पार्टिकल तुम्हें चाहिए, तो उसे हम वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहते हैं। क्लियर। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंबाइंड इफेक्ट्स है उसके ऊपर हमारा क्वेश्चंस का डिस्कशन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। तो मिलेंगे वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।